वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक एग्रोनॉमी का है और अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एग्रोनॉमी के अंदर हमने सीरियल क्रॉप को कंप्लीट कर लिया है, सीरियल क्रॉप को हमने पढ़ लिया है, जिसका टेस्ट आपका इस संडे को है। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड, ड्राई एग्रीकल्चर लैंड की हम बात करेंगे और अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से आईसीआर, जेट, बीएचयू पेट, एमपी पेट, यूपी केट, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आज का हमारा काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई, फटाफट से अधिक सेशन को शेयर कर दो ताकि घर बैठे बच्चे तैयारी कर सके ऑनलाइन बिल्कुल अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है और टॉपिक का मीनिंग क्या है। देखो, टॉपिक हिंदी में हम बोलेंगे शुष्क कृषि भूमि, इंग्लिश में बोलेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। समझते हैं कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मतलब ऐसी जमीन, लैंड मतलब जमीन, ड्राई मतलब शुष्क और एग्रीकल्चर मतलब कृषि। कहने का मतलब है, इस वर्ड का मीनिंग ये है कि ऐसी जमीन जहां पर हम पूरे तरीके से वर्षा आधारित खेती करते हैं, मतलब रेनफेड कंडीशन अवेलेबल होती है वहां पर, तो ऐसी कृषि को हम क्या बोलते हैं, रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। मतलब वहां पर फार्मिंग करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब इसको अगर मैं आपको डीपली समझाऊं तो समझना, रेनफेड एरिया या रेनफेड कंडीशन, मतलब ऐसे कंडीशन में खेती करेंगे कि अगर बरसात होगी, वर्षा आधारित खेती, वर्षा आधारित खेती को हम क्या बोलते हैं, शुष्क कृषि भूमि बोलते हैं, वर्षा आधारित खेती। अब समझना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। मतलब अगर बरसात होगी, सपोज करो ये कोई हमारे पास जमीन है, कोई लैंड है। अब इस लैंड में जो भी मैं क्रॉप उगाता हूं तो किस कंडीशन पे उगाता हूं, रेनफेड कंडीशन पे। मतलब बरसात होगी तो मैं खेती कर पाऊंगा, नहीं तो खेती नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरे सोर्सेज या रिसोर्सेज नहीं है। जैसे क्या क्या नहीं है, मैं यहां पर इरिगेशन केनाल से कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मेरे पास यहां पर केनाल भी नहीं है, मतलब नहर नहीं है, कुएं नहीं है, तालाब नहीं है, ट्यूबवेल या बोरवेल कुछ भी नहीं है। सिर्फ ओनली एक साधन है मेरे पास, वो क्या है, वर्षा। कि अगर बरसात होगी तो मैं खेती करूंगा। मतलब पूरे तरीके से वर्षा आधारित खेती को हम क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया गाइस, सबको समझ में आ गया। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, पूरे तरीके से वर्षा आधारित खेती को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। हमारे इंडिया कंट्री के अंदर करीबन अगर मैं बात करूं, टोटल एरेबल एरिया मतलब समझ रहे हो, जिस पे कृषि की जाती है, तो कितना एरिया है भाई, फटाफट कमेंट करें। टोटल एरेबल एरिया कितना है। तो देखो, टोटल एरेबल एरिया की अगर मैं बात करूं, मतलब जिस पर कृषि योग्य भूमि, हिंदी में क्या बोलेंगे, कृषि योग्य भूमि। तो कितनी है कृषि योग्य भूमि। किसी किताबों में आपको 142 मिलियन हेक्टेयर मिलेगा, किसी में आपको 143 मिलियन हेक्टेयर मिलेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 143 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है वो कैसी है, कृषि योग्य भूमि है जिस पर खेती की जाती है। ये टोटल है, ठीक है। लेकिन इसमें से रेनफेड एरिया कितना है जिस पर कृषि की जाती है, मतलब वर्षा आधारित खेती होती है, तो कितना एरिया है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। अगर मैं बात करूं रेनफेड एरिया, तो टोटल 142 या 143 मिलियन हेक्टेयर में से 108 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जिस पर सिर्फ वर्षा आधारित खेती की जाती है, मतलब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को अपनाया जाता है। अगर परसेंटेज अगर आप इसका निकालोगे तो अप्रोक्स जो परसेंट निकलेगा आपके पास, वो 70 से 75% निकलेगा। किसी बुक में आपको 67% मिलेगा, किसी में 70% मिलेगा। तो आप ऑप्शन देखें, अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। यहां पर अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो 67 से हम यहां पर लिख देंगे 70% या 75 तक भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल लेना, बिल्कुल सही से निकल जाएगा। अभी आपको इतना याद रखना है। तो कृषि योग्य टोटल एरेबल लैंड है 143 मिलियन हेक्टेयर। रेनफेड एरिया कितना है, जिसमें से 108 मिलियन हेक्टेयर हैं। करीबन 67 से 70% जो खेती होती है इंडिया के अंदर, वो कौन सी खेती होती है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, आगे हम बात करें कि कितने कौन सी क्रॉप है जो उगाई जाती है ड्राई लैंड एरिया के अंदर। तो देखो, मिलेट्स उगाए जाते हैं। मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं ज्वार बाजरा की, ज्वार
बाजरा, मेज, ठीक है, एक तरीके से मिलेट क्रॉप, तो इनका करीबन करीबन जो 90% जो प्रोडक्शन हमें प्राप्त होता है, जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है, वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से होता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं ऑयल सीड में मस्टर्ड आता है, रेपसीड आता है, इसका भी करीबन करीबन 80 से 85% जो प्रोडक्शन हमें प्राप्त होता है वो रेनफेड एरिया से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा देखो जो आपके मेजर क्रॉप है, जैसे मैं बात करूं कॉटन की, देखो जो कॉटन है ना, कॉटन गोसिपियम स्पीसीज, अब कॉटन का भी 70 से 75% जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो कौन से एरिया से प्राप्त होता है, ड्राईलैंड कृषि से हमें प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है गाइस आप सभी को। और आगे मैं यहां पर बात करूं, यहां तक कि वीट क्या होता है भाई, गेहूं होता है, और गेहूं भी हमें 33.3% कहां से प्राप्त होता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर वीट हमने देख लिया। राइस की हम बात करते हैं, राइस क्या होता है, और राइसा सेटाइवा होता है, राइस, चावल, पेडी, तो ये कितना प्राप्त होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से, 66% अप्रोक्स, सारा डेटा मैंने आपको अप्रोक्स में बताया, लगभग 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इतना जो डेटा, इतना जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है हमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये आपसे जेट आईसीआर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस वगैरह, तो वहां पे आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लो। अगर नोट नहीं करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है इसको किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर 3 प्रकार की खेती आती है, मतलब 3 प्रकार से इसको क्लासिफाई किया हुआ है, 3 टाइप से। समझते हैं किस तरीके से किया हुआ है। देखो ये है हमारे पास ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मतलब समझ गए, वर्षा आधारित खेती। अब इसमें 3 पार्ट कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है, पहला क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास यहां पर रेनफेड ड्राई फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग आता है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग। इसके बाद दूसरा आता है ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है रेनफेड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। समझते हैं ये तीनों टाइप क्या है, यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन आपसे जेट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO सब में पूछा गया है, ठीक है। तो ड्राईलैंड फार्मिंग मतलब क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहां की वार्षिक वर्षा मतलब एनुअल रेनफॉल कितनी हो, 750 मिलीमीटर से कम हो। जहां की वार्षिक वर्षा कितनी हो, जहां की वार्षिक वर्षा कितनी हो, 750 मिलीमीटर से कम हो, तो उस एरिया में जो खेती करते हैं ऐसी खेती को ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, शुष्क खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शुष्क खेती, शुष्क खेती बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 750 मिलीमीटर से कम वर्षा हो रही है, उसको हम ड्राई फार्मिंग नहीं बोल रहे, वहां पर जो खेती कर रहे हैं, भाई देखो पीछे फार्मिंग लग रहा है, फार्मिंग मतलब होता है खेती करना। तो ऐसे एरिया जहां पर 750 मिलीमीटर से कम बरसात होती है, एनुअल रेनफॉल, ठीक है ना, तो वहां पे जो खेती की जाती है उसको मैं क्या बोलूंगा, ड्राई फार्मिंग बोलूंगा। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। अगला क्लासिफिकेशन आता है ड्राईलैंड फार्मिंग। अब ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, मतलब ऐसी जमीन जहां की वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल कितनी हो, 750 मिलीमीटर से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, 750 मिलीमीटर से लेकर 1150 मिलीमीटर जहां की वार्षिक वर्षा हो, एवरेज रेनफॉल हो। क्या हो, एवरेज रेनफॉल हो। तो ऐसी खेती को, यहां पर जो खेती करेंगे ऐसी खेती को क्या बोलेंगे, ड्राईलैंड फार्मिंग बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग क्या होती है, मतलब ऐसे एरियाज जहां की वार्षिक वर्षा, ऐसे एरियाज जहां की वार्षिक वर्षा कितनी होगी, 1150 मिलीमीटर से अधिक होगी। जहां की वर्षा कितनी होगी, 1150 मिलीमीटर से अधिक होगी। एक मिनट शिवानी इधर आ, वो नल बंद कर, इधर ध्यान देना गाइस, ठीक है। जहां के मतलब क्या बता रहा था मैं आपको, रेनफेड फार्मिंग बता रहा था। रेनफेड फार्मिंग क्या होती है, मतलब ऐसे एरियाज
जहां की वार्षिक वर्षा कितनी होगी 1150 मिलीमीटर से अधिक होगी, ऐसी खेती को हम क्या बोलेंगे रेनफेड फार्मिंग बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, 3 प्रकार से। पहला आता है ड्राई फार्मिंग, जहां की एनुअल रेनफॉल जो होगी 750 मिलीमीटर से कम। दूसरा आता है ड्राई लैंड फार्मिंग, जहां 750 से लेकर 1150 मिलीमीटर होगी। और अगला आता है रेनफेड फार्मिंग, जहां पे 1150 मिलीमीटर से भी अधिक होगी। अब गाइस और भी क्वेश्चन यहां से पुट अप होते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर। और क्वेश्चन क्या पुट अप होते हैं, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की एवरेज रेनफॉल, वर्ल्ड एवरेज रेनफॉल वार, वर्ल्ड एनुअल एवरेज रेनफॉल, ठीक है ना, वार। अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड एवरेज रेनफॉल कितनी है, मतलब विश्व की वार्षिक वर्षा कितनी है, तो कितनी होती है, तो याद रखना 1000 मिलीमीटर है। कितनी है 1000 मिलीमीटर है। आपको 1000 पर ही टिक करना है, अगर आपने गलत लगा दिया तो आपके 4 मार्क्स चले जाएंगे। मैं बात करूं इंडिया एवरेज एनुअल रेनफॉल, इंडिया एवरेज एनुअल रेनफॉल तो कितनी होती है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। तो इंडिया की जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है 1190 मिलीमीटर है, 1190 मिलीमीटर है। कितनी है 1190 मिलीमीटर है। आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब देखो कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने का रीजन क्या है, इस चीज को समझना, क्योंकि ऑप्शन में आपको 1190 नहीं मिलता है। ऑप्शन में आपको अधिकतर दिया जाता है, या तो आपको दिया जाएगा 1110 मिलीमीटर, ऑप्शन बी आपको दिया जाता है 1200 मिलीमीटर। ये दो ही ऑप्शन है जिनमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ठीक है। अब दोनों में कंफ्यूज होने का रीजन क्या है, स्टूडेंट क्या लगाता है, अधिकतर स्टूडेंट लगाते हैं 1110 मिलीमीटर। उनको लगता है कि हमने क्या पढ़ा था 1190 पढ़ा था। भाई जैसे आप यहां पे पढ़ रहे हो कि 1100, तो 90 पीछे की डिजिट तो आप भूल जाओगे, लेकिन आगे का आपको याद रहेगा कि 1100 मतलब इंडिया की एवरेज रेनफॉल है एनुअल। तो अधिकतर स्टूडेंट 1110 लगा देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पीछे देखो 10 है, यहाँ कितने हैं 90 हैं। डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 80 नंबर का डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ ऑप्शन बी की बात करूं तो यहाँ 1200, यहाँ 1190, यहाँ तो 10 का ही डिफरेंस है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1200 मिलीमीटर होगा, ना कि आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस चीज पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट आंसर क्या कर सके, गलत कर सके। तो गाइस आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से नोट करना, क्योंकि ये टॉपिक आपके हमेशा हमेशा आएगा जब भी आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे। आई होप बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर सके। आगे हम बात करेंगे, इसमें और भी टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक को हम यहां पर देखेंगे। अब देखो मेन मोटिव क्या है, मतलब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अपनाने का मेन जो मोटिव है वो क्या है। तो मेन मोटिव इसका यही है कि हम क्या कर सके, मॉइस्ट कंजर्वेशन कर सके, मतलब नमी को संरक्षण रख सके, मतलब नमी बनाए रख सके। तो नमी बनाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं एग्रीकल्चर के अंदर की जाती है। मल्चिंग किया जाता है। भाई मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग सभी जानते हो ना, जमीन के ऊपर पॉलीथीन बिछा दी जाती है, जिससे क्या होता है एक तरीके से इवापोरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। इस टॉपिक को भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब नमी संरक्षण करना है इसका मेन जो मकसद है। तो देखो नमी संरक्षण करने के लिए क्या क्या तरीके हम अपनाते हैं वो अब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो प्लांट के द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब ट्रांसपिरेशन होता है, तो क्या होता है, पानी की हानि होती है। किसकी हानि होती है, पानी की हानि होती है। मतलब कहने का मतलब है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 90% पानी की हानि होती है प्लांट से, पत्तियों के द्वारा। तो समझते हैं क्या होता है उस कंडीशन में। जैसे सपोज करो हमारे पास एक कोई प्लांट है, ये क्या है हमारे पास कोई प्लांट है, समझना बिल्कुल अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दो चीजें होती है आपके पास यहां पर, ठीक है ना। दो चीजें कौन कौन सी होती है, एक तो आपके पास आता है इवापोरेशन, दूसरा आपके पास आता है ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन को हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण, और ट्रांसपिरेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्टूडेंट कई बार इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान से समझो।
इवापोरेशन, जब भी आपके पास इवापोरेशन दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है कि वाष्पीकरण, दोनों कंडीशन में पानी भाप के रूप में क्या होता है, ऊपर जाता है, भाप के रूप में ऊपर तो जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इवापोरेशन में जो पानी भाप के रूप में ऊपर जाएगा वो किसी लैंड सरफेस से जाएगा, किससे जाएगा, लैंड सरफेस से पानी भाप के रूप में उड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं इवापोरेशन, मतलब जमीन से। अगर मैं बात करूं ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अगर प्लांट के भाग से, जैसे प्लांट की पत्तियां हो गई, तना हो गया, शाखाएं हो गई, अगर इनसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब इनका पानी भाप के रूप में ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन, मतलब प्लांट। क्या लिखेंगे, प्लांट लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो समझो इधर, यहां पर अब ये पौधा हमारा उगा हुआ है, इसकी ये जड़ें हैं इधर, ठीक है, रूट से। यहां आसपास का जो पानी है अगर ये भाप के रूप में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कमेंट करो भाई, फटाफट से कमेंट करो, क्या होगा, क्या क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे कि इवापोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। और मैं यहां पर बात करूं कि पानी जो है पत्तियों से ऊपर जा रहा है, पत्तियों से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सन की तरफ। ये इधर है सूरज, इधर जा रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलूंगा, ट्रांसपिरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इन दोनों चीजों को रोकने के लिए भाई ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हम क्या चाहते हैं कि नमी हमारी बनी रहे, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस होगा, इवापोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो नमी कैसे बनी रहेगी। तो नमी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ तरीके अपनाते हैं, कुछ टेक्निक अपनाते हैं। तो हमारे वो टेक्निक जो अपनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी ईवा ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, मतलब जो क्या करे, ट्रांसपिरेशन को रोके। या दोनों वर्ड आप एक साथ बोल सकते हो, एंटी ईवा ट्रांसपिरेशन, मतलब दोनों को रोके। इन दोनों को रोकने वाले जो पदार्थ होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है जिनको अपनाते हैं वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, एंटी ट्रांसपेरेंट को, ठीक है ना। तो 4 टेक्निक है जिनको हम अपनाते हैं भाई। जैसे यहां पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है सॉरी गाइस, मतलब जो पत्तियों के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है, सॉरी हाँ ट्रांसपिरेशन, तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा आप सभी को पता होते हैं, ओपन होता है, बंद होता है। तो समझना एंटी ट्रांसपेरेंट क्या क्या लेंगे हम यहां पर। 4 प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के, जो क्या करेंगे, इन सबको रोकेंगे, ठीक है। 4 प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट में सबसे पहला आता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप मतलब अगर मैं सपोज करो इसमें जो स्टोमेटा है, जो बारीक बारीक जो रंध्र है, अगर उनको मैं बंद कर दूं, अगर मैं उनको बंद कर दूं तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा, क्या वाष्पोत्सर्जन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको बंद कर देते हैं ताकि हमारे पौधे के अंदर नमी बनी रहे, क्योंकि हमें कौन सी खेती अपनानी है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर अपनाना है। तो क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में आपसे डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाता है कि क्या क्या काम में लेते हैं। तो इसमें हम काम में लेते हैं PMA, ठीक है, PMA क्या होता है भाई, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट होता है। फिनाइल, नोट करते हुए चलना, बिल्कुल अच्छे से समझना, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। अगर कोई स्टूडेंट बीच में से वीडियो देख रहा होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, उस स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें दोबारा, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ सके। देखो गाइस, अगर आपको कोई भी टॉपिक सीखना होता है, कुछ भी समझना होता है, तो आप उसको स्टार्टिंग से देखा करो। अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो आपके डाउट नहीं रहेंगे, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच में से वीडियो देखते हो तो फिर आपके बहुत सारे डाउट रहेंगे, आप कमेंट करोगे कि सर ये क्या होता है, जबकि वो मैंने बता दिया आपको पहले। तो गाइस आप पहले वीडियो पूरा देखें, उसके बाद में अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अब तक जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। तो स्टोमेटा टाइप का जो एग्जांपल है वो क्या हो गया, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया। ये क्या करता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। जैसे इसका स्प्रे करेंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, और स्टोमेटा बंद होने की वजह से क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा, मतलब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है, जो ये है, ये क्या है, ये फंगिसाइड है। क्या है, फंगिसाइड, ये फंगिसाइड है, फफूंद ना सके। इसके अलावा हमारे पास यहां पर क्या आता है, अगला एग्जांपल है हमारे पास एट्राजिन।
भाई एट्राजिन क्या है, सभी को पता है ना, एट्राजिन फंगिसाइड नहीं है, एट्राजिन क्या है, वीडीसाइड है। क्या है, वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या करता है, जो खरपतवार को नष्ट करता है। तो एट्राजिन क्या करता है, अगर इसका स्प्रे आप पत्तियों पे करोगे तो जो एट्राजिन है ये भी क्या करता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो एग्जांपल हमारे पास एट्राजिन हो गया। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगला एग्जांपल हमारे पास ABA हो गया, एब्सिसिक एसिड। तो ये चारों एग्जांपल जो है किसके हैं आपके पास, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एग्जाम्पल है। आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, आप अगर आगे एग्रीकल्चर में कोई सा भी एग्जाम दोगे तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि बताइए जो एट्राजिन है किस प्रकार का एग्जाम्पल है, मतलब स्टोमेटा टाइप है या फ्लीटिंग टाइप है। अभी आगे और भी 3 प्रकार में आपको बताने वाला हूं, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रकार हम देखते हैं, कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करते रहे, ठीक है। हम बात करते हैं दूसरा, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप हमारे पास हो गया। थर्ड नंबर पे आता है फिल्म टाइप। फिल्म टाइप, भाई फिल्म मतलब जानते हो ना, एक तरीके से किसी भी चीज की परत चढ़ाना। अगर मैं सपोज करो इसके ऊपर परत चढ़ा दूं तो फिर कैसे हो पाएगा, वाष्पोत्सर्जन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दूसरा जो आता है वो फिल्म टाइप आता है। और फिल्म टाइप के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, तो मोबी लीफ है। क्या है, मोबी लीफ। मोबी लीफ है, हेक्साडेकानोल है, हेक्साडेकानोल है। इसके अलावा सिलिकॉन। अब देखो इसके अलावा आप और क्या क्या लगा सकते हो, अगर पत्ती के ऊपर आप ऐसे ऑयल लगा दोगे ना, तेल आपने लिया पत्ती के ऊपर लगा दोगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा, मतलब कम होगा। तो इस तरीके से भी आप इस पौधे में नमी को रोक सकते हो, मतलब मॉइस्चर इसके अंदर बना सकते हो, काफी समय तक बना रहेगा। तो हम यहाँ पर ऑयल भी यूज ले सकते हैं, ऑयल। इसके अलावा क्या लगा सकते हैं, वैक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, वैक्स आप इनकी पत्तियों के ऊपर लगा सकते हो, वैक्स एक्सेट्रा। तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, फिल्म टाइप एग्जाम्पल हो गए, मतलब फिल्म चढ़ जाती है इनकी, ऐसे बिल्कुल पतली सी लेयर इनके ऊपर चढ़ जाती है जिससे ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। थर्ड आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग, थर्ड नंबर रिफ्लेक्टिंग टाइप। ये क्या करता है, मतलब जैसे कोई भी, भाई जो भी हो रहा है हमारे पास यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन, वो किसकी वजह से हो रहा है, सन की वजह से हो रहा है। सन की वजह से जो रेज आ रही है, जो किरणें आ रही है, वो क्या करती है, पानी को सोख लेती है, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जित कर देती है। तो हम क्या करें कि उनको रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब जैसे ग्लास होता है, वो क्या करता है, जब भी कोई रे आती है, जैसे कोई स्मूथ सरफेस है तो रे आई तो क्या होगी, रे वापस चली जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टाइप में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम यहाँ पर लेते हैं केनालिन, केओलिन। क्या लेते हैं, केओलिन लेते हैं। केओलिन किसका एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्टिंग टाइप एग्जाम्पल है। और ये लेते हैं 5% का स्प्रे हम करते हैं पौधों के ऊपर। कितना करते हैं, 5% का स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है रेज, और स्टोमेटा वगैरह एक तरीके से। स्टोमेटा के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर स्टोमेटा के लिए मैंने आपको बता दिया। कहने का मतलब है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट हमारे पास ये प्रोडक्ट है केओलिन। आगे हम बात करें फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे आता है ग्रोथ रिटर्डेंट्स। ग्रोथ रिटर्डेंट्स क्या होते हैं भाई, जो प्लांट की वृद्धि को रोक देते हैं। मतलब प्लांट की वृद्धि रोकने का क्या मतलब है, अगर प्लांट की वृद्धि रुक जाएगी तो एक तरीके से पोषण कम होगा, जल कम लेगा पौधा, जल की हानि कम होगी। तो कभी कभी हम ये भी अपनाते हैं ताकि ग्रोथ उसकी रुक सके और नमी पौधे के अंदर बनी रहे। इसके लिए हम क्या लेते हैं, ट्रिपल सी लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी क्या होता है, ट्रिपल सी होता है साइकोसेल। क्या होता है, साइकोसेल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, आपको क्या रखना है इस टॉपिक के अंदर, सबसे पहले आप याद रखें कि ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होती है, कितना एरिया है। उसके बाद आप याद रखें परसेंटेज कितना है, कितने तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, 3 तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, तीनों में याद रखें कितनी कितनी वर्षात होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विश्व की वार्षिक वर्षा कितनी है, वो आप याद रखें। फिर आप याद रखें यहाँ पर इंडिया की मैं बात करूं, राजस्थान की तो 575, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे क्या देखा हमने कि नमी बनाने के लिए हम क्या टेक्निक अपनाते हैं, तो हम एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जो एक तरीके से नमी को रोकने का वर्क करते हैं, वाष्पोत्सर्जित नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप के आते हैं। एक तो आता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जिसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फिल्म टाइप आता है, जिसके एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है।
एंड ग्रोथ रिटर्डेंट्स आपको याद रखने हैं, जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर ले या फिर आप स्क्रीनशॉट ले ले। आगे हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। देखो मैं सिर्फ ऐसा नहीं है जेट के लिए ही पढ़ा रहा हूं। अगर आप एग्रीकल्चर में कोई सा भी एग्जाम दोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको फाइट कर सकते हो। भाई टॉपिक पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, और भी इसमें टॉपिक है मॉइस्चर डिफिशियंसी इंडेक्स, ठीक है। इससे पहले मैं आपके लिए कुछ वेराइटीज, कुछ किस्में लिखवा देता हूं जो रेनफेड एरिया में उगाई जाती है, मतलब शुष्क खेती के लिए। कभी कभी आपसे किस्में भी पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से शुष्क कृषि के लिए या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए कौन सी किस्म लगाएंगे। तो भाई किस्म हम नोट कर लेते हैं फटाफट से। कुछ फसलें हैं जिनकी किस्में आपके लिए दे रखी है, जहां से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है हर बार। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजरा की। बाजरा नोट करते हुए चलना। बाजरा की शुष्क खेती के लिए जो अच्छी किस्में हैं वो है WCC 75, WCC 75 है, एंड RHB 30 है, RHB 30। अगली किस्म आती है HHB 67, HHB 67 है। अगली किस्म आती है MH 179, 179। तो ये किस्में किसकी हो गई, बाजरा की हो गई, जिनको कहां पर उगाया जाता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, मतलब जहां पे ऐसे एरिया जहां पर पूरे तरीके से वर्षा आधारित खेती की जाती है, वहां पर इन किस्मों का चयन किया जाता है। अगली आती है हमारे पास बाजरा के बाद में ज्वार की। ज्वार की जो शुष्क खेती के लिए जो अच्छी किस्में हैं वो है CSH6, CSH6 है, एंड SPP 96, SPP 96। भाई किस्में आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि किस्में पूछी जाती है, दे दिया जाता है कि बताइए शुष्क खेती के लिए कौन सी किस्म अच्छी है। आगे हम बात करें ज्वार के अलावा तो गेहूं आता है, गेहूं व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम। जो गेहूं है शुष्क खेती के लिए इसकी किस्में हैं D134, D134 है, मुक्ता है, मुक्ता है, K65, लोक 1 है, जॉब 666 है, 666, एंड राज 3077 है, राज 3077 है। तो ये किस्में हमारी गेहूं की हो गई। यहां पर अगली किस्में हम देखें जो की किस्में है हमारे पास वो है RD31 है, एंड अगली आती है RD2552। ये किस्में किसकी हो गई, जो की हो गई। कौन कौन सी किस्में पूछी जाती है वो भी मैं आपको यहां पर बता दूंगा, ठीक है। अगली ही देखते हैं, अगली फसल आती है चना के लिए कौन सी किस्म हम लेंगे, चना के लिए लेंगे RSG2 लेंगे, एंड दोहद एलो एंड BJ256 एंड C235। ये हमारी किसकी हो गई, ग्राम की हो गई, चने की हो गई। अगली फसल हमारे पास आती है सरसों, मस्टर्ड, और सरसों की ड्राईलैंड के लिए जो हम किस्म लेंगे, वेराइटीज लेंगे, वो लेंगे वरुणा। कौन से लेंगे, वरुणा को किस नाम से जाना जाता है भाई, वरुणा को T39 भी बोला जाता है, T39 बोला जाता है। RH30 लेंगे, पूसा बोल्ड, ये आपसे पूछा गया है कि पूसा बोल्ड किसकी किस्म है, सरसों की है। दुर्गामणि है, अरावली है, दुर्गामणि अरावली हो गई। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं मूंग के लिए। मूंग क्या होता है भाई, ब्लैक ग्राम होता है। क्या होता है, ब्लैक ग्राम, मूंग के लिए कौन कौन सी किस्में लेंगे, पूसा बैसाखी लेंगे, पूसा
बैसाखी एंड के 851 एंड SML 666 RMG 62। भाई नोट कर रहे हो ना, सभी नोट करते हुए चलना। RMG 62। देखो आप इनको नोट करोगे, 2-4 बार अपने रजिस्टर में आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके याद होगी। अगर आप ऐसे नॉर्मल ऐसे देखोगे कि किसमें कैसे याद होगी, तो फिर ऐसे याद नहीं होने वाली। इसीलिए आप बाजरा की अलग याद करें, बाजरा की अलग, एक दिन में सिर्फ बाजरा की याद करें, दूसरे दिन आप ज्वार की याद करें, तीसरे दिन आप गेहूं की याद करें, चौथे दिन जौ की याद करें। तो आपको ये कम से कम 5 या 10 दिन के अंतराल में सारी की सारी आपको याद हो जाएगी। अगर सारे एक साथ याद करोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे। इसीलिए आपको याद करनी पड़ेगी, बिना देखे लिखे बार बार याद करें, ताकि बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है, आता है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि बताइए गेहूं की शुष्क खेती के लिए कौन सी अच्छी किस्म है, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, हमने यहां पर मूंग की देख ली, आगे हम बात करते हैं मूंगफली की। देखो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है ना, उनकी नोट करवा देता हूं, बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको बिल्कुल वहां से समझ सकते हो आप। मूंगफली के हम देख लेते हैं। AK 12 है, इसके अलावा हमारे पास JL 24 है एंड CG 2 है। बाकी जो और भी हमारे पास फसलें हैं, मोट हैं, ठीक है, उन सबकी जो किस्में हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी। आप वहां से पढ़ लेना, नोट कर लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अलावा हम अगला टॉपिक यहाँ पर समझते हैं। हम यहाँ पर अब समझेंगे मॉइस्चर इंडेक्स, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है अगर आप लोगों ने, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ सको। गाइस ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये बताओ आप मुझे, ड्राउट क्या होता है, मतलब सूखा। सूखा किसको बोलते हैं? अकाल। तो देखो अकाल किसको बोलेंगे, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जहां पर मतलब एनुअल रेनफॉल जितनी होती है, अगर उससे 75% कम एनुअल रेनफॉल हो रही है, मतलब जितनी हो रही है ना उससे 75% अगर कम रेनफॉल हो रही है, तो ऐसे एरिया में हम क्या घोषित कर देते हैं कि वहां पर अकाल पड़ गया। अकाल मतलब समझ लो ना, सूखा। तो आप याद रखना है, आप नोट कर लेना। मॉइस्चर डिफिशियंसी इंडेक्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपका पूरा माइंड बोर्ड पर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाद में अगर आप एग्जाम दोगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा। इसको हम समझेंगे एक फॉर्मूला से। मैं ज्यादा इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो ऊपर से जाने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं। फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है P माइनस PET अपॉन PET इंटू 100। अब होता क्या है, इस चीज को समझो। मतलब मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, या कोई भी जगह है, तो वहां पर जो एनुअल जो रेनफॉल है, कितनी एवरेज एनुअल रेनफॉल हुई, उसमें से कितना इवापोरेशन हुआ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स। एक बार वापस से समझाता हूँ। मतलब कितनी एवरेज रेनफॉल हुई वहां पर, ठीक है, और उसमें से कितना जो जल था, जो जल नीचे आया, उसमें से कितना इवापोरेट हो गया, मतलब कितना वाष्प के रूप में उड़ गया। इसको हम किससे निकालते हैं, मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस PET अपॉन PET इंटू 100। चलिए समझते हैं P मतलब क्या है। P मतलब है प्रिसिपिटेशन, ठीक है ना, मतलब वर्षा, प्रिसिपिटेशन। एंड PET मतलब देखो ये जो PET वर्ड है ना, इसमें दो वर्ड है आपके पास। देखो E मतलब इवापोरेट, T मतलब ट्रांसपिरेशन, मतलब इवापोरेशन मैं दोनों ले रहा हूं यहां पर। मतलब ऐसा नहीं है प्लांट, ये तो पौधों का हो गया और एक किसका हो गया, जमीन के द्वारा हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहां पर, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये दोनों किस में लेने हैं, हमें मिलीमीटर में लेने हैं, ठीक है ना।
मिलीमीटर में लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉइस्चर डिफिशेंस इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि ये फॉर्मूला आपसे आगे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए इंडिया के अंदर टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने हैं। तो इंडिया में अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो इंडिया के अंदर एग्रोक्लाइमेटिक जोन, एग्रोक्लाइमेट जो जोन है वो कितने हैं, 15 हैं। मैं बात करूं यहां पर राजस्थान की कि राजस्थान में एग्रोक्लाइमेट जोन कितने हैं। एक क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार के क्वेश्चन पुटअप हुआ है एग्जाम के अंदर। तो राजस्थान में जो एग्रोक्लाइमेट जोन है वो कितने हैं, 10 हैं। अब और भी डीपली अगर इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो मैंने आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आपको समझाया हुआ है, कौन कौन सी खेती करते हैं, वहां की सोइल कैसी है, कितना एरिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्योंकि ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि एग्रोक्लाइमेटिक कृषि जलवायु खंड, मतलब जलवायु के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान को अलग अलग 10 खंडों में बांट दिया गया है जलवायु को देखते हुए कि कहाँ की जलवायु कैसी है। ऐसे एग्रोक्लाइमेटिक जो इंडिया है, इंडिया में भी 15 है, 15 को किस तरीके से डिवाइड किया, क्लाइमेट को देखते हुए, जलवायु को देखते हुए। तो दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, राजस्थान में 10 और इंडिया में 15। राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है एग्रीकल्चर के, तो 5 हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये बेसिक क्वेश्चन हमारे हो गए। आई होप आप लोगों को आज का पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज मैं कंटिन्यू आपसे सपोर्ट के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आपको यहाँ पर डेली की सिर्फ एक क्लास अवेलेबल करवा पाऊंगा। इसीलिए गाइज आपसे बोलता हूं बार बार कि आप सपोर्ट करें। गूगल पे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे पे कर सकते हैं। गूगल पे आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए आप मुझे पे जरूर करते रहे सपोर्ट के लिए, क्योंकि यूट्यूब का रेवेन्यू 2 महीने से बिल्कुल जीरो है और अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं यहां पर आपके लिए क्लास अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा। इसीलिए गाइज आप सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।